लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पुली कंस्ट्रेंट स्टार्ट किया था, और पुली कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट, और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम दोनों ब्लॉक्स या जो भी ब्लॉक्स उससे अटैच हैं या जो भी पुलीज अटैच हैं उनके एक्सीलरेशन, उनके डिस्प्लेसमेंट, उनके वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों ने मेथड लास्ट क्लास में देखा था, ये समझ लो सबसे बेसिक मेथड है, सीधा सीधा, कि इस बेसिक मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं L1 L2 की हेल्प से। ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ और भी कंस्ट्रेंट देखते हैं। एक छोटा सा मेथड और है, जो ऊपर रिजल्ट हम लोगों ने निकाले हैं उन्हीं रिजल्ट्स को निकालने का एक मेथड और है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक तरह से शॉर्टकट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है ये हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में समझ लेंगे। फिलहाल क्योंकि इसको इसका यहाँ पे यूज है तो हम इसको इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में दे दूंगा, आएगा ही वर्क डन के काम फॉर्म में। अभी फिलहाल सिर्फ लिख लो, और इसमें हमें ये लिखना है कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, वर्क डन बाई टेंशन फोर्स in a inextensible string, in a inextensible string on complete system, on complete system is always zero। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो फिलहाल लिख लो केवल वर्क डन बाई टेंशन फोर्स in a inextensible string on complete system is always zero। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है T1 T2 T3 जो भी टेंशन है, पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसा हो सकता है कई सारी स्ट्रिंग्स होंगी, कई सारे टेंशन लग रहे होंगे, बट ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हर एक टेंशन का अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो वो टोटल वर्क डन का जो सम आना चाहिए वो हमेशा जीरो आना चाहिए, क्योंकि टेंशन फोर्स कभी भी नेट वर्क डन नॉन जीरो नहीं परफॉर्म करेगा, टेंशन का वर्क हमेशा जीरो होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले इसका स्टेटमेंट अगर लिखे मैथमेटिकल तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी आई डॉट डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। अब आई स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होंगे हर एक ब्लॉक के लिए लिखना है, या अगर इसको इलेबोरेट करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि T1 डॉट डेल्टा x1 प्लस T2 डॉट डेल्टा x2 प्लस T3 डॉट डेल्टा x3, और ये सम मिलके जीरो होना चाहिए। मतलब ये है कि हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और उस ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन, उनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसका सम पूरे सिस्टम के लिए जीरो होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स का, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ध्यान है, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट प्लस ए बी हो जाएगा, और अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी हो जाएगा। ये भी याद है ना, ए बी कॉस थीटा ही लगा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू एक बार +1, कॉस थीटा की वैल्यू एक बार -1, अगर 180 डिग्री एंगल है तो। अब देखो सेम मेथड अगर हम पहले वाले एग्जांपल में लगाएं, तो मैं फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहीं पे तुम भी बना लो पीछे वाले केस में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्यों, अब सिर्फ ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ध्यान से देखना, ये वाली जो स्ट्रिंग है आइडियल स्ट्रिंग है, ध्यान से चेक करना, तो आइडियल स्ट्रिंग जहां तक होगी उसमें टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है, टेंशन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो देखो अगर ये टी है तो क्या ये भी टी है और ये भी टी है, इसमें कोई डाउट है बताओ पहले। इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, करेक्ट। अब देखो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो जरा बताओ इस पुली में ये वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, 2T होगा सर। कितना आएगा, 2T होगा। 2T आएगा, ये सभी को पता चल गया। अब जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों ड्रॉ कर लो।
ब्लॉक 1 के ऊपर कितना टेंशन है, टी है कि 2t है? सर टी। टी है तो टी लिख दो। ब्लॉक 2 के ऊपर कितना टेंशन है? सर 2t है। 2t है, करेक्ट। अच्छा, ब्लॉक 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है और किधर है? सर x और अपर x डायरेक्शन है, में। अपवर्ड है। और ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट? सर y डाउनवर्ड है। y डाउनवर्ड है, करेक्ट। अब तुम्हें क्या करना है कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है दोनों के लिए, और उसका सम जो है वो 0 के इक्वल करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बताओगे? अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो उसको लिखेंगे प्लस टी इंटू एक्स, और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको लिखेंगे माइनस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो तुम देखो यहां से हमको x इक्वल टू 2y मिल जाएगा। बताओ क्लियर हुआ ही मेथड या नहीं, बताओ। यस सर। सर इस फिगर को अलग ड्रॉ करके इसको सॉल्व। वो तुम ड्रॉ कर लेना, मेथड समझ लो केवल। तुम अलग से ड्रॉ कर लो, तुम मेरी तरह मत करो शॉर्टकट में काम, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें तो नोट्स बनाने हैं ना। इसी तरह इसमें बताओ, बता दो जल्दी से कैसे करोगे। इस केस में ये वाली जो स्ट्रिंग है कहीं पे भी टेंशन टी ले लो, बाकी जगह लिख लो। ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर हम इसमें टेंशन टी लें तो इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, देखो होगा। तो ये बताओगे कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? 2t होगा। इसमें 2t होगा, करेक्ट। अब बताओ जरा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, इन तीनों पे टेंशन बताओ सबसे पहले। 1 पे कितना है? सर x पर t अपवर्ड। एक्स, x1 भी अपवर्ड है और t भी अपवर्ड है, क्यों? 2 पे देखो ध्यान से, 2 पे 2t अपवर्ड है और x2 नीचे है, x2 डाउनवर्ड से। ठीक है, करो अपने आप। और 3 पे t अपवर्ड है, 3 अपवर्ड है और सर t भी अपवर्ड है। क्या करना है हमको? टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है और 0 करना है। तो क्या मिलेगी इक्वेशन? तो प्लस टी इंटू x1 माइनस 2t इंटू x2 एंड प्लस t इंटू x3 इक्वल टू 0। तो देखो यहां से तुमको मिल जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2x2। बोलिए, क्लियर है सेकंड वाला एग्जांपल? बताओ। यस सर। यस। तो ये मेथड तो आसान लग रहा होगा ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, यस सर, थोड़ा सिंपल है। शॉर्टकट हमेशा पसंद आता है, और जो असली फिजिक्स है वो ऊपर पहले बताया था। हाँ, नेक्स्ट बताओ, चलो इसी तरह नेक्स्ट वाले में मैं एक काम करता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग में टी ले लेते हैं। अब देखो कौन किस में टी लें, किस में 2t लें, वो कोई भी ले सकते हो, कहीं से भी शुरू कर दो बस। तो अगर मैं यहाँ पे टी ले लूँ, टी टी, तो क्या इस स्ट्रिंग में 2t होगा? बताओ। यस सर होगा। बस अब बताओ मुझे ए के ऊपर कितना टेंशन, कर लो अपने आप अब तो, और बी पे कितना टेंशन। सर अगर ऊपर वाली पुली में t लेते तो सर डाउन नीचे वाले में t/2 हो जाता सर हाँ, दोनों टी साइड। बाई टू हो जाता, वो टी वैसे ही कैंसिल हो जाना है, फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ए के ऊपर टोटल टेंशन हो जाएगा 3t, और बी के ऊपर टेंशन आ जाएगा t, देखो। और ए जा रहा है नीचे x1 और बी जा रहा है ऊपर x2, ठीक है। तो ये आएगा -3t इंटू x1 एंड प्लस t इंटू x2 इक्वल टू 0। बस यहाँ से आ गया x2 इज इक्वल टू 3x1। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में रिलेशन मिल जाएंगे। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सर इसमें आपने ये टेंशन डिफरेंशिएट क्यों किया? टेंशन डिफरेंशिएट कहाँ किया भाई? अरे मतलब सर सॉरी, सब्सट्रैक्ट कहाँ 2t सब? माइनस टी सेकेंड वाले में ना सर, x2 वाले में। अच्छा ये सर वो तो है ही, टी ही है सर, ठीक है।
ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है। और देखो, और एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ करो, ये एक स्मूथ रॉड है सपोज, ठीक है, और ये एक बीड है मास m। बीड समझे, बीड क्या है तो भाई, बीड मतलब ऐसे समझ लो कि छोटा सा कोई रिंग है, कोई छल्ला जैसा है, और वो उस रॉड के ऊपर स्मूथली स्लाइड हो सकता है, ठीक है। और हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग जो है वो एक पुली के ऊपर से होती हुई, पुली के ऊपर से होती हुई नीचे यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। बीड ए हो गई, ब्लॉक बी हो गया, इसका मास 2m है, और ये वाला एंगल ले लेते हैं सपोज 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड accelerations of A and B just after they are released, just after they are released, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि दोनों मासेस के एक्सीलरेशन में रिलेशन कैसे निकालना है। देखो, अगर मान लो एक्सीलरेशन अलग अलग है बॉडीज का, तो उनमें कंस्ट्रेंट रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और हमें वो कंस्ट्रेंट रिलेशन भी चाहिए होगा। अच्छा, कंस्ट्रेंट रिलेशन के अलावा अगर हम दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो हम वो एक्सीलरेशंस की एक्चुअल वैल्यू भी निकाल पाएंगे, बस ऐसे समझो, उन एक्सीलरेशंस की एक्चुअल वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तुमको एक्सीलरेशंस की एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड करनी है। और ध्यान रखना, इस केस में बीड और ब्लॉक दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि वो अलोंग द स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग तो एक ही है, लेकिन उनके मूवमेंट जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बी जितना नीचे जाएगा ए उतना ही आगे आएगा, क्योंकि वो चल रहा है रॉड के ऊपर और ये चल रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन दोनों के अलग हो सकते हैं, तो हम लोग अलग एज्यूम करके चलेंगे। तो पहले तुम थोड़ा ट्राई करो, ए का एक्सीलरेशन बी का एक्सीलरेशन एज्यूम कर लो, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और एक्सीलरेशंस की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो पहले अपने आप जितना भी कर पाते हो, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो, खैर इसमें देखो, इस केस में बी, ये तो पक्का है कि बी जाएगा नीचे की तरफ और ये ए जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए ए एज्यूम कर लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन ए बी एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये। दूसरा काम ये है कि टेंशन स्ट्रिंग में सेम रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, बात आती है कि हमें इनके एक्सीलरेशंस में पहले रिलेशन चाहिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन चाहिए। तो अगर हम लिखें यूजिंग समेशन टी आई डॉट डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, बी के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, बी के ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, टी ऊपर लग रहा है, और बी का डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक्स बी नीचे की तरफ ले सकते हैं। बताओ यस और नो। और ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स बी हम लोग इधर ले सकते हैं, बोलो। तो यहां से हमको रिलेशन मिलेगा माइनस टी इंटू एक्स बी एंड प्लस, सॉरी, ए का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स ए, माइनस टी इंटू एक्स बी, ये बी के लिए हो गया। और ए के लिए ध्यान से देखो, तो टी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टेंशन वेक्टर में कितना एंगल है? 30 डिग्री है, तो 30 cos 30 हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा टी इंटू एक्स ए इंटू कॉस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए कॉस 30, और यहीं से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए ए कॉस 30। तो एक रिलेशन तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब बताओगे कि फ्रॉम एफ बी डी ऑफ बी क्या इक्वेशन बनेगी? फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, बी के फ्री बॉडी डायग्राम 2mg माइनस टी इक्वल्स टू पर एक फोर्स नीचे लग रहा है वेट का, 2 कितना? MAB। 2mg। तो इक्वेशन क्या आएगी? तो इक्वेशन आएगी 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m ए बी। बोलो क्लियर? और ए का एफबीडी बनाओ। ए के एफबीडी में कौन कौन से फोर्सेस होंगे जरा बताओ? ए का वेट हो जाएगा mg डाउनवर्ड, टेंशन हो जाएगा इसके ऊपर 30 डिग्री पे, क्यों भाई? और एक कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा ना, कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो जरा बताओगे कि एक्सीलरेशन किधर है इसका? एक्स का एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बना लो सिर्फ ए के लिए। ए के लिए सर स्मूथ रॉड में कांटेक्ट लगेगा तो? नहीं, कांटेक्ट तो लगेगा ना, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कांटेक्ट तो हर उस जगह लगेगा जहां मतलब है कि फ्रिक्शन लेस हो गया सर, मतलब उसमें। हाँ हाँ, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन लेस है, कांटेक्ट तो लगेगा ही ना। तो ए के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? फ्रॉम एफ बी डी ऑफ ए क्या बनेगी? एक्स डायरेक्शन में बताओ। तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन आएगा टी कॉस 30 इक्वल टू एम इंटू ए ए। अब तुम ध्यान से देख लो, तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। टेंशन अननोन है और ए और ए बी अननोन है। तो ये तीनों अननोन सॉल्व हो जाएंगे 1 2 3 से। बताओ क्लियर है नहीं? सर हाँ बोलिए हेलो बोलिए बोलिए। सर, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर, लेकिन जैसे हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें देख के कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन सेम लेना है या नहीं लेना है? मैं कह तो रहा हूं, अगर ये बॉडी जो है इस लाइन के लॉन्ग चल रही होती और ये इस लाइन के लॉन्ग चल रही होती, तो हम पता कर लेते कि भाई जितना ये इधर जाएगी उतना ही ये इधर आएगी। लेकिन ये इधर जा रही है ना, तो ये बात तो तुमको दिखाई देनी चाहिए नेचुरली। यस सर, यस। सर हाँ ये आंसर फिर टी की फॉर्म में आएगा सर, टेंशन की फॉर्म में? तो बेटा टेंशन की फॉर्म में क्यों आएगा? टेंशन भी निकल आएगा ना, टी भी निकल आएगा, ए भी निकल आएगा, ए बी भी निकल आएगा, जी की फॉर्म में आएंगे आंसर। 3 यहाँ अननोन है तक आ ना। गए तो सर भाई अभी तुम फालतू के डाउट मत टेंशन। पूछा करो, ये मैथ वैथ के डाउट मत पूछा करो, टाइम वेस्ट करते हो। रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चलता है कि उल्टा इधर डाउट पूछ रहे हो। सॉल्व कर लो, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। देखो एक और तरीका देख लो। तरीका तो मैं बहुत सारे बताए जा रहा हूँ, बट अब पता नहीं कितने तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे। देखो सेम क्वेश्चन करने का एक और तरीका है। एफबीडी तो देखो बनानी पड़ेगी, मेन है कंस्ट्रेंट निकालने का मेथड है। कंस्ट्रेंट निकालने का और एक मेथड है। मान लो ये बी है, ये ए है, और ये एंगल थीटा है। देखना ध्यान से। अब हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे, ये बताओ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब कि पुली से लेके रॉड तक का जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो इसलिए हम इसको डी बोल रहे हैं। डी मतलब कहां से कहां तक का है? डी इस पुली के
पुली से लेके उस रॉड तक का डिस्टेंस है। इसके बाद बी का डिस्टेंस पुली से नीचे की तरफ हम लोग ले रहे हैं y, ठीक है, और ए का डिस्टेंस इस पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं x, देखो, ठीक है। अब ए जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, लेट से va वेलोसिटी से, b जो है नीचे की तरफ जा रहा है, लेट से vb वेलोसिटी से। अब ये बताओगे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग x, y और d के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को x, y और d के फॉर्म में बताओगे क्या? y प्लस क्या लिख सकते हैं? सर d sin थीटा प्लस y या x, फिर d अंडर और रूट y के टर्म्स में, सर थीटा के टर्म्स में नहीं बोला मैंने। अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ओ प्लस y हो जाएगा ये। तो नहीं, दो आंसर ज्यादा अच्छा है। y प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और क्या ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है? तो अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या जीरो आएगा? तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखना ध्यान से क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर तो जीरो हो गया, डी स्क्वायर का तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये वैल्यू आएगी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट, एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब तुम ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी टी को हम लोग लिखेंगे वी बी, ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी टी को हम लोग लिखेंगे माइनस वी ए। माइनस वी ए इसलिए लिखेंगे, माइनस वी ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, तो dx बाई डी टी उसका नेगेटिव होगा, तो तुम्हें यहां से रिलेशन मिल जाएगा vb इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। और ध्यान से देखो ये वैसे ही रिलेशन है एक्स बी इक्वल टू एक्स ए कॉस 30 वाला। बोलो, क्लियर है मेथड? बताओ, ये बोल सकते हैं कि यूजिंग कैलकुलस है। बताइए, क्लियर है? यस सर। और एक तरीका है, और एक तरीका है यूजिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। एक तरीका ये भी है इस प्रॉब्लम को करने का। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो क्या L1 प्लस L2 कांस्टेंट होगा? क्यों? L1 प्लस L2 क्या होगा? कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां से मिलेगा dL1 अपॉन डी टी प्लस dL2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ dL1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ dL2 अपॉन डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रिंग है, देखना ध्यान से, ये स्ट्रिंग है L1 और ये स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग है L2। समझना ध्यान से, ये L1 है और ये L2 है। ये वाला एंड जो है वो एक तरह से फिक्स है, ये वाला एंड जो है ये एक तरह से फिक्स है, ये वाला एंड जो है नीचे जा रहा है वीबी वेलोसिटी से, और ये वाला जो एंड है ये इधर की तरफ जा रहा है वीए वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
तो अब ये बताओ कि L1 किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो dL1/dt हम लोग बोलते हैं, मॉड ऑफ dL1/dt, तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन 1 and 2, मतलब ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया। इसी तरह से dL2/dt, dL2/dt बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 and 3, तो ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया। मतलब देखो 1 और 2 पास आ रहे हैं, तो 1 और 2 पास किस रेट से आ रहे हैं, और 2 और 3 के बीच का गैप बढ़ रहा है, तो 2 और 3 के बीच का गैप कितने स्पीड से बढ़ रहा है, तो कितने स्पीड से बढ़ रहा है, कितने स्पीड से पास आ रहे हैं, ये इसको हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। तो बताओगे कि VA का कौन सा कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन, बोलो। VA cos cos थीटा, और 0.2 तो रेस्ट पे ही है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो VA cos थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। स्ट्रिंग का एक पोर्शन कम हो रहा है, एक पोर्शन बढ़ रहा है, तो कम होने का रेट और बढ़ने का रेट इक्वल होना चाहिए। जितने रेट से एक पोर्शन कम हो रहा है उतने रेट से दूसरा पोर्शन बढ़ना चाहिए। तो देख लो ध्यान से, मैंने कई सारे मेथड बता दिए एक ही प्रॉब्लम के। सर वहाँ पे dI/dt की वैल्यू -VA क्यों रखी वो बता दीजिए फिर से। ऊपर वाले में ना, यस सर। ये बताओ x बढ़ रहा है कि x कम हो रहा है, कम हो रहा है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक। इसलिए माइनस में रखी है। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो माइनस में ही रखेंगे। क्लियर है दोनों मेथड। देखो इसमें एक रॉड है और वो वॉल और फ्लोर के बीच में स्लिप हो रही है। ये एंड ए है, ये एंड बी है, और एंड ए जो है वो इधर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और लेट से ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। तो हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी एट दिस मोमेंट, वेलोसिटी ऑफ एंड बी एट दिस मोमेंट। निकालो जरा, कैसे निकालोगे। वेलोसिटी ऑफ एंड बी एट दिस मोमेंट। देखो इसको तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, यूजिंग कैलकुलस भी कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो देखो अगर हम यूजिंग कैलकुलस जाएं तो एक काम करते हैं, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x एज्यूम कर लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ y एज्यूम कर लेते हैं, और इसका लेंथ ले लेते हैं सपोज l। तो ये जो एंड b है ये नीचे की तरफ आ रहा होगा vb वेलोसिटी से, और हमें ये vb निकालना है। तो एक तरीका तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। बोलो, तो यहां से तुमको मिलेगा 2x dx बाई डी टी की जगह ध्यान से देखो तो आएगा v प्लस वी ए आएगा, और 2y को y रखते हैं, और dy बाई डी टी की जगह ध्यान से देखोगे तो माइनस वी बी आएगा। तो यहां से तुमको मिलेगा
VB इज इक्वल टू x अपॉन वाई इंटू VA। अब x और y, x अपॉन वाई को क्या लिखेंगे? तो x अपॉन वाई को देखो तो cot 37 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा cot 37 इंटू VA यानी कि 5। तो cot 37 कितना बनेगा? 4/3। तो ये 20/3 आ जाएगा। VB की वैल्यू निकाल ली थी कुछ लोगों ने, क्यों भाई? यस सर। ठीक है ना? और क्या लगा सकते हैं? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ velocities of A and B along the rod must be same। इसका क्या मतलब हुआ? components of their velocities along the rod must be same। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि रॉड चाहे जैसे मूव कर रही हो, लेकिन ये है कि रॉड का जो लेंथ है वो तो चेंज होगा नहीं। तो देखो 5 का रॉड के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? तो 5 का रॉड के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 5 cos 37। और VB का अलोंग द रॉड कंपोनेंट क्या आएगा? तो ये वाला एंगल 53 होगा। तो इसको लिखेंगे VB cos 53। तो देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि VB cos 53 जो होगा वो इक्वल होना चाहिए 5 cos 37 के। तो यहां से भी तुम देखोगे तो VB की वैल्यू 20/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। दोनों मेथड क्लियर है या नहीं बताइए? दोनों मेथड से क्लियर है? ठीक है। सर ये जो आपने यहाँ पर कंपोनेंट लिया है ये नहीं समझ में आया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन कैसे निकालते हैं? अगर हमें ए और बी के बीच में निकालना हो कि क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो कैसे निकालेंगे? अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स लेते हैं ना। हाँ सर उदाहरण के लिए वो तो मैंने ये लेते बोला हैं। कि दोनों पॉइंट कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे, दोनों पॉइंट कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, ना तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और ना ही इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालो या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालो, इसको 0 कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कैसे आएगा? उन कंपोनेंट से ही तो आएगा जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाले होंगे। तो सर वीबी अलोंग वाई है ना, वीबी जो है फिर VB का कंपोनेंट उसका अलोंग द अलोंग लाइन। AB निकालेंगे, अलोंग AB कंपोनेंट। VB कहाँ है उससे मतलब नहीं है, VB का कंपोनेंट चाहिए हमें अलोंग AB। ठीक है। और देखो देखो और क्वेश्चन।
ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, ठीक है। मास दोनों के सेम है, m एंड m। ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और ए के ऊपर हम F फोर्स लगा के उसको पुल कर रहे हैं। सरफेस ये जो है ये स्मूथ है। तो हमें निकालना है, लिखो इसमें फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी। फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी, निकालो। फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी। तो इसमें एक छोटा सा चेंज कर लो, फिर करो, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग ऐसे यहाँ जोड़ दो फिक्स ग्राउंड पे। अब करो, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसके पहले वाले में तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही आ जा रहा होगा, ये वाला ट्राई करो। देखिए इस केस में सबसे पहले तो क्या करो, स्ट्रिंग में टेंशन मेंशन कर लो। तो अगर हम इसमें टी लेंगे तो ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा। अब ध्यान से देखो, अगर तो ए के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है और बी के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है। तो अगर हम बी का एफबीडी बनाए, दोनों का एफबीडी अलग अलग बना लेते हैं। तो बी के एफबीडी में तुम ध्यान से चेक करो तो क्या 4T लगेगा। और अगर हम ए का एफबीडी बनाए, ए का एफबीडी अगर बनाए तो ए के एफबीडी में एफ तो इधर लग रहा है और इधर की तरफ जो टोटल टेंशन लग रहा है वो 3T लग रहा है, ठीक है। अब देखो बी का एक्सीलरेशन अगर इधर लें तो ये हो जाएगा ए बी, और ए का एक्सीलरेशन इधर लें तो ये हो जाएगा ए ए। दोनों का एक्सीलरेशन अलग एज्यूम करके चलेंगे। अब इसमें अगर हम लोग समेशन टी आई डॉट एक्स आई इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो यहाँ से हमको मिलेगा 4T प्लस 4T इंटू ए बी माइनस 3T इंटू ए ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 3AA इज इक्वल टू 4AB। पहली इक्वेशन तो ये आएगी और दो इक्वेशन एफबीडी से आएंगी। मास दोनों का सेम ही है। तो ए के लिए क्या इक्वेशन आएगी, ए के लिए बनाएंगे तो आएगी F माइनस 3T इक्वल टू M AA। और बी के लिए बनाएंगे अगर फॉर बी, तो बी के लिए इक्वेशन बनेगी 4T इज इक्वल टू M इंटू ए बी। तो देख लो ध्यान से, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। एक्सीलरेशन ए और ए बी और टेंशन, तीनों चीजें निकल आएंगी। यस बताइए। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में बेसिक पॉइंट यही है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, और उसी को कांस्टेंट यूज करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस देख लिए हैं, ठीक है ना। बाकी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में देंगे तो करना उनको। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सेकंड है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं
वेज कंस्ट्रेंट, नॉर्मल कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। समझना, देखो ये क्या होता है, देखते हैं एग्जांपल लेते हैं पहले। वेज कंस्ट्रेंट क्या है, उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगुलर वेज लेते हैं, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर वेज को हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से क्या सिचुएशन है। एक रॉड है और एक वेज है। अच्छा, जो रॉड वेज ए है, सपोज ये वाला एंगल थीटा है और रॉड बी है। अच्छा, रॉड बी जो है वो एक वर्टिकल शाफ्ट के बीच में है, वर्टिकल शाफ्ट के बीच में है, तो इसका मतलब रॉड बी का जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो सकता है। रॉड बी इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली बिटवीन दी शाफ्ट, दो वॉल्स के बीच में है या शाफ्ट के बीच में है। और वेज का जो मोशन है तुम ध्यान से देखो तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर ये सिस्टम में सारे सरफेसेस स्मूथ है और हम इसको फ्री छोड़ दें तो कौन किधर की तरफ मूव करेगा, क्या लगता है देख के? क्यों भाई, इसको देख के क्या लगता है कौन किधर की तरफ मूव करेगा? सर वेज पीछे जाना चाहिए और वो नीचे रॉड नीचे आनी चाहिए। वेज जाएगा लेफ्ट साइड में, करेक्ट? यस सर। वेज जाएगा लेफ्ट साइड में और वो जो रॉड बी है वो आएगी डाउनवर्ड। अब उसमें क्या होगा कि हमें यही रिलेशन निकालना है कि वेज लेफ्ट में कितना जाए और रॉड नीचे कितना है, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। समझना ध्यान से, वेज का लेफ्ट में जाना और रॉड का नीचे आने में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, और हम लोग देखेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिलेट करेगा। तो देखो निकालना कैसे है, प्रोसेस कैसे है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से करते हैं। इसमें हम लोग करते ये हैं कि इस वेज को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। क्यों भाई, इस वेज को हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि है क्या ना, जितनी चीजें दिखाई देंगी और देख के ही कर लोगे उतना बेहतर है। तो वेज को हमने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं कि वेज को जो हमने शिफ्ट किया इधर की तरफ, ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज एक्स है ये, ठीक है। अब बताएगा कोई कि वाई वाई डायरेक्शन में बी कितना आएगा, बोलो। तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है ना, ये वेज एक्स लेफ्ट tan में थीटा। जाएगा और बी नीचे आएगा। अच्छा, बी का जो नीचे आना है वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग वाई ले लेते हैं। डायग्राम में दिख रहा है सभी को, पहले ये बताओ, बोलो। यस सर। अब दिख रहा है? अब ध्यान से तुम्हें ये देखना है कि वेज का नीचे जाना, सॉरी, वेज का लेफ्ट में जाना और बी का नीचे आना, इन दोनों में तुम ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा होगा। बनते नजर आ रहा है या नहीं? इस ट्रायंगल में अगर तुम चेक करोगे ध्यान से, इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है ये एक्स होगा और ये वाला जो साइड होगा ये वाई होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? इस ट्रायंगल में ये वाला साइड एक्स है और ये वाला साइड वाई है और ये वाला एंगल थीटा है या नहीं है? यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। अब एक्स वाई और थीटा में क्या रिलेशन लिखोगे, बताओ मुझे। tan theta y equals to x tan। बस हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ a इंटू टेन थीटा। ये सबसे इजी तरीका है निकालने का। बताओ अगर डिफिकल्टी है तो। हम्म,
कोई डिफिकल्टी है तो बताइए, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करना है तो। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, एंड सपोज ये वाला एंगल है 37 डिग्री, और ब्लॉक ए के ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है F। ठीक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है, हमको इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में, ए पार्ट में निकालना है हमको F मिनिमम सच दैट सिस्टम remains at rest, और बी पार्ट में निकालना है if F is equal to twice of F minimum then accelerations of A and B। ठीक है, मास दोनों का ही हम लोग m ले लेते हैं, दोनों m मास है। एक्सीलरेशंस ऑफ A एंड B, करोगे ट्राई इसको? और इसके पहले वाले में किसी को डाउट है तो बताओ भी। इनको हम लोग बोल रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट, क्योंकि है क्या है, कांटेक्ट मेंटेन है, और वो कांटेक्ट मेंटेन रखते हुए जो उनके डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उनमें रिलेशन निकालना है। ये देखो, करो ट्राई। देखो, इसमें करना तो सीधे सीधे यही है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो देखो इसमें पहले हम ए का एफबीडी अगर बनाए, ए के एफबीडी में देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं, और फिर बी का एफबीडी, बी के एफबीडी में देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस हैं। ए के एफबीडी में फोर्सेस देखोगे तो एक तो इसके ऊपर इधर से एफ लग रहा है, ठीक है, एक इसका खुद का वेट हो गया mg डाउनवर्ड, और एक ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स हो गया, तो ग्राउंड से जो लग रहा है वो n1 हो गया। और ध्यान से देखो, एक नॉर्मल फोर्स जो है वो बी ए के ऊपर लगाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो बी ए के ऊपर लगाएगा ना, वो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री। तो वो वर्टिकल से वही एंगल बनाएगा जो वो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है। इतनी बात तो मैंने कहा है कि ध्यान ही रखो, वो गड़बड़ ना हो इस वजह से। तो ये 37 हो गया। इसी तरह बी के ऊपर अगर देखेंगे तो बी का सबसे पहले वेट, बी का वेट हो गया mg डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, वॉल से लगने वाला फोर्स एन वॉल इधर से हो गया, और यही एन जो इसने इस पे लगाया है वही इसके ऊपर लगेगा इधर से। क्यों भाई, एक्शन रिएक्शन, तो ये एन इधर से लग रहा है, ये भी वर्टिकल से कितने एंगल पे? 37 पे। अब तुम सारे फोर्सेस अगर बैलेंस करो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए, तो देखो ए के ऊपर क्या इक्वेशन बनेगी? ए के लिए हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में ए के ऊपर इधर से एफ लग रहा है और इधर से लगेगा एन साइन 37, तो एफ जो है एन साइन 37 के इक्वल होना चाहिए।
और बी के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे वर्टिकल में, वर्टिकल में बैलेंस करेंगे। तो बी के वर्टिकल में अगर बैलेंस करोगे तो तुमको मिलेगा mg इज इक्वल टू n cos 37। बी की बैलेंसिंग इक्वेशन वर्टिकल में बनाइए और ए की बैलेंसिंग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में बनाइए। क्यों? क्योंकि ए का मोशन हॉरिजॉन्टल में होना है, बी का मोशन वर्टिकल में होना है। बाकी हमने n1 और n वॉल इंक्लूड नहीं किए, इसलिए एक एक इक्वेशन कम बनाइए, जरूरत नहीं है उसकी। क्योंकि अब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो f अपॉन mg की वैल्यू tan 37 आएगी। ठीक है, तो यहां से तुम्हें f की वैल्यू मिल जाएगी 3mg/4। तो ये एक तरह से f मिनिमम हो गया। इससे कम अगर फोर्स लगाएंगे तो बताओ कि मोशन किधर होगा? क्यों भाई? इससे कम अगर फोर्स लगाएंगे तो b नीचे आएगा और a लेफ्ट में चला जाएगा। यस और इससे सर। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इससे ज्यादा लगाओगे तो a राइट में जाएगा और b ऊपर जाएगा। बी एक्जैक्टली इतना लगा रहे हैं तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट। अब आ जाओ बी पार्ट में। अब बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हमने फोर्स बढ़ा दिया, तो अगर फोर्स जो है वो डबल लगा रहे हैं, तो डबल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली मूवमेंट होंगे दोनों में। तो अब फोर्स हो गया कितना? फोर्स हो गया 3mg/2। ठीक है, FBD हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस नहीं चेंज होंगे, फोर्सेस तो अभी भी उतने ही लग रहे हैं ना, फोर्सेस चेंज नहीं होंगे। अब जो चेंज होगा वो सिर्फ ये है कि एक्सीलरेशन और आ जाएगा। देखो फोर्सेस मैंने वही दिखाए, फिर से वही एफबीडी हो गई, बस अब ये है कि एक्सीलरेशन और दिखा दिया। तो ए का एक्सीलरेशन ए इधर और बी का एक्सीलरेशन ए बी ऊपर। देखो तो ए के लिए क्या इक्वेशन आएगी बताओगे? ए के लिए आएगी एफ माइनस, एफ की तो वैल्यू रख दो चाहो तो, क्या एक वैल्यू है? एफ की वैल्यू है 3mg/2 माइनस n sin 37 इज इक्वल टू m इंटू ए। और b के लिए बनाएंगे इक्वेशन तो क्या बनेगी? फॉर b के लिए वर्टिकल में बनेगी, तो वर्टिकल में कौन सा फोर्स बड़ा होगा? तो n cos 37 बड़ा होगा। तो n cos 37 माइनस mg इक्वल टू m ए बी। तो ये दोनों इक्वेशन आएंगी, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। लेकिन इन दोनों से हमें ए बी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अननोन तो 3 है ना, ए भी अननोन है, ए भी अननोन है और नॉर्मल भी अननोन है बी पार्ट के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ए पार्ट वाला नॉर्मल हम बी पार्ट में रख देंगे। क्यों? ये कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा किसी को? नॉर्मल भी बदल जाएगा ना ए पार्ट और बी पार्ट में, तो ऐसा नहीं ए पार्ट का नॉर्मल उठा के बी में रख दिया, बी में नॉर्मल चेंज हो जाएगा। तो 3 अननोन है एक्चुअली। तो अब एक हमें रिलेशन चाहिए होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन, और वो कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा बिटवीन एक्सीलरेशंस ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो एक्सीलरेशन है उसमें रिलेशन कैसे आएगा? क्यों भाई बताओ? सर उनकी सरफेसेस के अलोंग उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। नहीं, सरफेसेस के अलोंग एक्सीलरेशन सेम नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से सब लगाओ, कॉन्सेप्ट है तो बहुत उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से सेम होगा सर, उनके सरफेसेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। हाँ, सरफेसेस के परपेंडिकुलर में सेम कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने जो बताया वो तुम करो ना। मैंने तुमको क्या बताया? ए को थोड़ा आगे खिसकाओ। कोई प्रॉब्लम है इसको करने में? बताओ। ए को थोड़ा आगे खिसकाओ और बी को थोड़ा ऊपर ले जाओ। देखो ध्यान से, ए को मैंने थोड़ा आगे खिसकाया है और बी को हम थोड़ा ऊपर ले गए। ए को आगे खिसकाया और बी को ऊपर ले गए। चेक करो ध्यान से। अब तुम्हें क्या करना है कि कोई एक ट्रायंगल ढूंढ लेना है, कोई एक ट्रायंगल ढूंढ लेना है। दिख रहा है कहीं ट्रायंगल तुमको? ए कितना आगे गया और बी कितना नीचे आया, बी कितना ऊपर गया। देखो दिख रहा है ट्रायंगल? यस सर दिख रहा है। बस अब देखो, ए आगे गया है एक्स से और बी ऊपर गया है एक्स बी। तो इस ट्रायंगल में क्या रिलेशन आएगा बताओ? अलग बना लेते हैं। बी ऊपर जा रहा है, ए आगे जा रहा है और ये वो सरफेस हो गई। तो ये एंगल 37 है। तो ये हो गया एक्स बी, ये हो गया एक्स ए। तो क्या रिलेशन आएगा एक्स बी एक्स ए में?
तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स बी इक्वल टू एक्स ए tan 37, या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए tan 37। तो ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। तो 3 4 5 सॉल्व करके हम ए बी और ए सी निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल में सर, कोई डाउट है? एक कंफ्यूजन है हाँ सर। हम लोग जब आपने थर्ड इक्वेशन बनाई तो n sin 37 डिग्री जो है सर, हम हाँ। n cos 37 इज इक्वल टू mg से n का मान नहीं रख सकते सर, n की वैल्यू? अरे ये बताओ, क्या बी के लिए फोर्सेस बैलेंस हैं क्या? पहले पार्ट में बैलेंस थे, दूसरे पार्ट में थोड़े ना बैलेंस हैं। दूसरे पार्ट में तो ये बॉडी ऊपर जा रही है ना, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है तो वर्टिकल में फोर्सेस कैसे बैलेंस करोगे बी के लिए? बोलो। सर a के लिए तो हो जाएगा ना, कि a के लिए भी नहीं होगा? N1 भी तो A लगाओगे, N1 नहीं लगाओगे ए के ऊपर? पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं सही चलता है। n cos 37 भी नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, तुम कह रहे हो यही दोनों इक्वल कर दें, और ये जो लग रहा यस है इसका क्या? सर, ठीक है। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है N1 की। N1 आएगा ना, ऐसा नहीं है वर्टिकल में निकल आएगा। ये ट्रायंगल क्लियर है ना, ये जो बनाया है बताओ, छोटा सा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पुली कंस्ट्रेंट एंड वेज कंस्ट्रेंट, ये दो मेन पॉइंट हैं अभी तक जितना पढ़ा है इसमें हम लोगों ने, और इसके ऊपर तुमको कई सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको ट्राई करना फिर, ठीक है ना? तो आज वाले लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सर होमवर्क